नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं आगे बीमा का निजीकरण। बीमा का निजीकरण यानी प्राइवेटीकरण। सबसे पहले जो बीमे की शुरुआत यानी इंश्योरेंस की जो शुरुआत हुई थी वो प्राइवेट संस्थाओं ने, निजी संस्थाओं के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई थी। निजी संस्थाओं ने ही इंश्योरेंस की शुरुआत की थी, जिसके कारण इसका प्रारंभ हुआ। इंश्योरेंस का प्रारंभ जो है वह विदेशों से हुआ और ख़ास करके समुद्री मार्गों में से आने वाले जो जहाज़ हैं उनके अंदर रहे हुए माल सामान के इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी। और हमारे देश के अंदर यानी भारत के अंदर जब विदेशी सत्ताएं थी यानी अंग्रेज़ों की सत्ताएं थी, तो उन्होंने बहुत सारी अंग्रेज़ी जो कंपनियां यानी ब्रिटिश कंपनियों को भारत में लाकर इंश्योरेंस की शुरुआत कराई थी, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां वो सारी की सारी विदेशी कंपनियां थी और सारी की सारी प्राइवेट यानी निजी संस्थाएं थी। 19 जनवरी 1956 के दिन विशेष आदेश द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले प्राइवेटीकरण था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदल गया उस समय के अनुसार 19 जनवरी 1956 के दिन इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यानी सारी जितनी भी निजी LIC निजी इंश्योरेंस कंपनी थी उस सारी इंश्योरेंस कंपनियों को किसके अंदर ला दिया गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर ला दिया गया। और इस प्रकार से क्या हुआ, एक सरकारी संस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकार प्रारंभ हुआ। और आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस जो कंपनी है वो LIC है। और LIC ही क्या है, सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस की कंपनी है। इसके बाद है कि बीमा का सामान्य भारत में ब्रिटिशरों द्वारा हुआ था, यानी प्रारंभ जो हुआ था वो अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ था। सामान्य बीमा भी समयांतर पर नियंत्रित किया जाता रहा हो, आज़ादी के बाद भी जारी रहा, यानी उसके अंदर नियंत्रण रखे जाते थे और सरकार के द्वारा उसके ऊपर अलग अलग नियम बनाकर उनको नियंत्रण में रखा जाता है। 1972 के सभी सामान्य बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण कानून द्वारा 1 जनवरी 1973 के सभी सामान्य बीमा कंपनियों को राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी जनरल जो इंश्योरेंस हुआ करता था उनका भी क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 1973 के दौरान उनका भी राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया गया और सारी की सारी कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बना दी गई और उसका जो संचालन है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। बीमा क्षेत्र की कामगिरी की समीक्षा के लिए एक समिति की रचना की गई है, जिसके अहवाल के कारण भारत सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग में बीमा का धंधा करने की व्यवस्था की गई है। एक समिति बनाई गई, जिस समिति के कारण विदेशी जो इंश्योरेंस कंपनियां उनको भी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इंश्योरेंस करने के लिए क्या किया गया, व्यवस्था की गई है। 1999 में बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना की गई। IRDA ये संस्था है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने का जो काम जो संस्था करती है उसको IRDA कहा जाता है। और IRDA से ही सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही कोई भी कंपनी अपना इंश्योरेंस का कार्य शुरू कर सकती। IRDA की स्थापना होने के बाद सारी कंपनियों के जो भी नीति नियम बनाने का कार्य IRDA के द्वारा ही किया जाता है, जो एक सरकारी संस्था है जो सारी इंश्योरेंस कंपनियों की देखरेख करने का कार्य करती है। नीचे इसके बारे में दिया हुआ है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण भारत की सर्वोच्च स्वायत्त कानूनी संस्था है, जो बीमा क्षेत्र के नियमन और विकास का कार्य करती है, यानी नियंत्रण और उनके विकास का, कि भाई के समय समय पर क्या परिवर्तन करना है वो IRDA के द्वारा ही क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। IRDA एक्ट 1999 द्वारा निजी कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र के द्वार खोले गए और इन निजी बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 26% तक की स्वीकृत की गई। यानी पहले क्या था कि जब भारतीय विदेशी कंपनियां जब भारत के अंदर कोई भी व्यापार करने आती थी तो उनको
पूरा का पूरा संपूर्ण कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता था, बल्कि 26% तक का ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाती थी। पर धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 2015 में इससे क्या कर दिया, 49% कर दिया। और अभी जो चर्चा चल रही है उसके अंदर 100% FDI देने की भी चर्चाएं चल रही है। यानी विदेशी कंपनियों को संपूर्ण छूट देने के बाद पूर्ण रूप से वही संचालित होगी, ऐसी संस्थाएं का कार्य यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय बीमा कंपनी में 49% तक सीधा पूंजी विनियोग कर सकती है। इरडा के मुख्य उद्देश्य पहला है बीमा धारकों को अधिक पसंदगी मिले। यानी कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी होगी उतना ग्राहकों को क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा, ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों में अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। प्राइवेट है, सरकारी है, बराबर बहुत सारी संस्थाओं में अपना बीमा करवा सकते हैं। बीमा कंपनियों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा द्वारा अल्प प्रीमियम से अधिक अच्छी सेवा मिले, यानी कम से कम प्रीमियम ग्राहकों को भरना पड़े, उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। तीसरा, अर्थतंत्र के लिए कोष प्राप्त करना, यानी इकोनॉमी के लिए क्या होता है, एक मूड़ी, एक पूंजी प्राप्त होती है। उसके बाद चौथा है बीमा कंपनियों में स्वनियंत्रण पैदा करना, यानी इरडा के द्वारा तो कानून बनाए जाते हैं, पर साथ में अपने आप को नियंत्रित करने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। जो प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, अपने आप से नियम बनाती है और अपने आप को क्या करती है, नियंत्रित रखने का कार्य करती है। पांचवा है शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना। शिकायत निवारण यानी ग्राहक के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कंप्लेन आती हो तो उसका जल्द से जल्द क्या करना है, निवारण करना है, ताकि ग्राहक के द्वारा कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक कंपनी में। आगे देखते हैं डाक सेवाएं। लिखित सूचना संचार में डाक सेवा महत्वपूर्ण है। यानी इस चैप्टर के अंदर पहली जो सेवा थी वो बीमा सेवा है। दूसरी सेवा के बारे में जो बताया जा रहा है वो है डाक सेवाएं। तो लिखित सूचना संचार में डाक सेवा का महत्वपूर्ण है। लिखित सूचना संचार जो हम लोग एसपी में देख रहे हैं कि डाक सेवा द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से और क्षति रहित पहुँचना आवश्यक है। इस धंधे में निजी डाक सेवा, कुरियर सर्विस अथवा आंगड़ियाँ द्वारा भी ऐसी सेवाएं प्राप्त हो सकती और भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा ऐसी सेवाएं व्यक्ति और धंधा की इकाइयों को प्राप्त हो सकती हैं, बराबर। यानी सरकार के द्वारा ऐसी सेवाएं दी जा रही है कि लिखित सूचना संचार यानी हमारे पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए डाक सेवा का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार के द्वारा भी कई पोस्ट ऑफिसें खोली गई है। साथ ही साथ इसके अलावा कुरियर यानी निजी डाक सेवा कुरियर भी खोले गए हैं, जो भी हमारे सूचना संचार के पत्रों को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। 150 वर्षों से अधिक भारत सरकार ने डाक विभाग डाक सेवाओं के अतिरिक्त बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है। डाक सेवाओं के साथ साथ कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि मनी ऑर्डर, अगर आप एक स्थान पर बैठे अपने दूसरे स्थान पर अगर पैसे भेजना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर किया जाता है। लघु बचत योजना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आज एक बैंक चलाई जा रही है। आपकी छोटी छोटी जो बचत है वहाँ आप क्या कर सकते हो, उसमें अपना पैसा लगा सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप अपना पैसा निकाल सकते हो। इसके बाद है डाक जीवन और ग्रामीण जीवन बीमा भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बहुत सी सेवाएं जैसे म्यूचुअल फंड में विनियोग, भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं के लिए प्रतिनिधि एजेंट की सेवा देता है। यानी क्या करता है कि ये डाक सेवा के द्वारा जो प्राइवेट संस्थाएं जो भी सेवाएं दे रही है वो सारी की सारी सेवाएं सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस से भी शुरू कर दी गई है, जिसके कारण लोगों को प्राइवेट कंपनियों में जाना न पड़े और सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिले। निवृत्त पेंशन चुकाने जैसे कार्य संभालता है। डाक विभाग को बैंकिंग सेवाओं के लिए भी आज्ञा प्राप्त है। बैंकिंग सेवा, इसके अंदर भी आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। एटीएम कार्ड भी इसके अंदर मिलता है, जिसके कारण आप बैंकिंग योजना का भी, बैंकिंग सेवा का भी इसमें लाभ ले सकते हो। इससे डाक विभाग अन्य बैंकों की तरह अपनी सेवाएं ग्राहक को देता है। डाक विभाग भारत में 1,50,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है, जिसमें लगभग 90% जितने पोस्ट ऑफिस वो ग्रामीण विस्तारों में। ग्रामीण विस्तारों में इसलिए है क्योंकि
बैंकें हैं, जो बैंकें वो उनकी जो ऑफिसें होती है वो ग्रामीण विस्तारों में नहीं होती है, बड़े बड़े शहरों में या छोटे टाउन के अंदर ही होती है। जबकि पोस्ट ऑफिस गाँव के अंदर होने से गांव का, ग्रामीण का सामान्य मनुष्य भी उस बैंकिंग योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा जितनी भी पोस्ट ऑफिसें हैं उनके अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, बैंकिंग की सेवा भी शुरू कर दी गई है। सामान्य डाक पत्र भेजी जाने वाली सूचना पत्र या लिफाफे के रूप में भेजी जा सकती है। पंजीकृत डाक और रजिस्टर्ड पोस्ट, डाक विभाग द्वारा पंजीकृत डाक अर्थात रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी को कोई लेटर भेजना है, इन महत्वपूर्ण के दस्तावेज अगर आपको भेजने हैं तो उसे एक लिफाफे में आप पैक कर दीजिए और लिफाफे में पैक करने के बाद आप क्या करें, उसे रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, जिसके अंदर आपको अपना पता लिखना है, सामने वाले का पता लिखना है। उसे लिखने से, रजिस्टर्ड होने से क्या होता है कि आप जो भी पता लिखेंगे उस पते पे सामने वाले व्यक्ति को मिलने के बाद उस फॉर्म पे उसकी सिग्नेचर कराई जाएगी और उसको अपने पते पर वापस से भेज दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि पंजीकृत डाक जिसको भेजी गई उसकी डिलीवरी दी जाती है। इस सेवा के लिए सामान्य डाक की तुलना में अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, थोड़ा मूल्य इसमें चुकाना पड़ता है। यदि भेजने वाले को पंजीकृत डाक भेजे गए व्यक्ति को मिली है, इसके प्रमाण स्वरूप उसके हस्ताक्षर चाहिए तो पावती प्राप्त करने के लिए अधिक रकम चुकानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम किसी को पत्र भेजते हैं, यानी लिफाफे में कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसे मिला है, उसके लिए क्या होता है, उसको उसकी सिग्नेचर करवाई जाती है। वो सिग्नेचर को हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, रकम चुकानी पड़ती है, ताकि हमें कंफर्म हो जाता है भाई कि हमारे द्वारा भेजा गया जो पत्र है, लिफाफा है, वो सही व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा डाक सेवा के द्वारा पार्सल सेवाएं भी दी जा रही है। जैसे कि गाड़ी के अंदर लगेज जाता है, गुड्स सर्विस दी जाती है, उस तरह से डाक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी क्या दी जाती है, पार्सल सेवाएं, वस्तुएं, पार्सल सेवाएं दी जाती है। यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य भी किया जाता है। वस्तु के परिवहन नियम द्वारा प्रतिबंधित न हो ऐसी सभी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती हैं। आवश्यकता अनुसार पार्सल का बीमा भी करवाया जा सकता है। किसी भी पोस्ट ऑफिस से पार्सल की बुकिंग की जा सकती है। सामान्यतः पार्सल भेजने वाला और पार्सल भेजने का शुल्क पोस्ट ऑफिस को चुकाया जाता है। सामान्य यानी कहने का मतलब है कि जो हम पार्सल लोगों को भेजते हैं, उसके लिए हमें एक मूल्य चुकाना होता है और उस मूल्य को चुकाने से ही वो पार्सल सेवा के सामने वाले व्यक्ति को पार्सल प्राप्त होता है। इसके बाद दिया है कि वैल्यू पेएबल पोस्ट, वीपीपी, उत्पादक या व्यापारी ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार पार्सल से डाक खाता द्वारा माल भेजता है, तो जब माल प्राप्त हो तब ग्राहक पार्सल सेवा का मूल्य तथा माल के निश्चित मूल्य का भुगतान डाक विभाग को करता है। कहने का मतलब ये है कि जब पार्सल सेवा हम लोग भेजते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम पार्सल जमा करेंगे वैसे ही उसकी जो भी किराया होगा वो हम यहाँ पर तुरंत जमा कर देते हैं। जबकि वैल्यू पेएबल पोस्ट के अंदर क्या होता है कि जब हमने पार्सल भेजा, हमें यहाँ पर कोई भी रकम चुकानी नहीं होती है। जब सामने वाले को ये पार्सल मिलेगा तो उस व्यक्ति को क्या करनी पड़ेगी, इसका जो भी किराया होगा, जो भी चार्जेस होगा, वो उसे भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है कि स्पीड पोस्ट, डाक द्वारा एक ये सेवा भी दी जाती है, स्पीड पोस्ट, जिसके लिए चार्जेस अधिक होते हैं और हमारा जो भी दस्तावेज का जो भी लिफाफा या जो भी लेटर है वो बहुत ही स्पीड से, यानी जल्दी से जल्दी 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर ही सामने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। लिखा है कि डाक विभाग भारत में निश्चित स्थानों के लिए शीघ्र डाक और पार्सल सेवा निर्धारित समय में डिलीवरी होगी, इस विश्वास के साथ स्वीकार करता है। स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए सामान्य डाक पार्सल की तुलना में अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। अगर आपका पार्सल और यह लेटर है आपको जल्दी से जल्दी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से आपका कार्य त्वरित और जल्दी हो जाता है। और आवश्यकता अनुसार बीमा भी लिया जा सकता है। इसके अंदर आवश्यकता अनुसार बीमा भी लिया जा सकता है। इसके बाद जो सेवा दी जा रही है वो है एक्सप्रेस पार्सल सेवा। एक्सप्रेस यानी स्पीड फास्ट एक्सप्रेस पार्सल सेवा है, जिसके अंदर लिखा है कि
सेवा व्यक्तियों और धंधा की इकाई दोनों के लिए उपलब्ध होती है। एक्सप्रेस पार्सल नियत की गई समय अवधि में अति शीघ्रता से पहुंचाए जाते हैं। डाक विभाग इसके लिए हवाई मार्ग अथवा सबसे शीघ्रता से प्राप्त हो ऐसे मार्ग से भेजती है। यानी अगर आपको आपके द्वारा भेजी गई वस्तु या पत्र है और भी स्पीड से भेजना है तो उसके लिए क्या करती है, एक्सप्रेस पार्सल सेवा का उपलब्ध होता है, जो हवाई मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, जिसके लिए चार्जेस भी अधिक वसूल किए जाते हैं। इसके बाद है बचत सेवाएं। जिस तरह से बचत सेवाओं का लाभ बैंकें देती है, उसी तरह से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी बचत सेवाएं दी जाती हैं। बचत सेवाएं दी जाती है। जैसे लिखा है कि डाक विभाग बैंक की तरह बचत कर्ताओं को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। बचत खाता 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट समय 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट, समय आधारित संचय, मासिक आय योजना, वयस्क नागरिकों के लिए बचत योजना, 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र 5 वर्ष और 10 वर्ष की समयावधि के लिए, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता जैसी सेवाएं भी देती। यानी जो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पर सेवाएं दी जाती है, उन सारी सेवाओं को यहाँ पर क्या दे रही है, पोस्ट ऑफिस देती है, जिसकी समयावधि 5 या 10 वर्ष होती है। किसानों के लिए विकास पत्र भी देती है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसे खाताओं की सेवा भी यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद है बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खोला जा सकता है, जिसके लिए चेक बुक मिलती है और अब एटीएम कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी है। यानी बैंकों की तरह सारा का सारा कार्य जो होता है वो बैंकों की तरह ही इसमें भी होने लगा, ताकि लोगों को कहीं पे भी लाइन लगाने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरी की सरकार के द्वारा अगर कभी कोई नुकसान भी होता है तो इसकी जो भरपाई है वो सरकार के द्वारा ही की जाएगी, ऐसा है। इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है वो रिकरिंग डिपॉजिट योजना है कि इस योजना के अनुसार खाता खुलवाने वाले को प्रत्येक महीने की पहले से निश्चित तिथि या उससे पूर्व नियत रकम भरनी होती है। 5 वर्ष में खाता परिपक्व होने पर निश्चित ब्याज सहित रकम खाता धारक को वापस मिलती है। रिकरिंग डिपॉजिट खाता इसके अंदर यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक रकम निश्चित की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 5,000 रुपये महीने के निश्चित कर दिए गए हैं। जैसे ही तारीख आएगी उस तारीख से पहले ही हमारे अकाउंट में से क्या होगा, 5,000 रुपये हमें या तो कैश जमा कराने या हमारे अकाउंट में से हमें उन्हें दे देना है। ये योजना जो है वो 5 वर्ष तक रहेगी, जब तक हर महीने हमारे 5-5 हज़ार रुपये क्या होगा हमें जमा कराते रहने होंगे। जब 5 वर्ष की समय अवधि समाप्त हो जाएगी तो उसके ऊपर जो भी ब्याज है वो खाताधारक को क्या मिलेगा, वापस मिलता है। 5 वर्ष की समय अवधि के बाद यदि आवश्यकता हो तो आगामी 5 वर्ष के लिए इस खाते की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप इन्हीं पैसों को बैंक में जमा करके यानी पोस्ट ऑफिस में जमा करने के बाद इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र। विनियोगकर्ता किसी भी पोस्ट ऑफिस से नियत रकम चुकाकर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद सकते हैं। इन बचत पत्रों की समयावधि 5 या 10 वर्षों की होती है। डाक विभाग पहले से ही ब्याज की दर की सूचना दे देता है। यानी आपको जो भी बचत आपने की है उस योजनाओं के अंदर अगर आप विनियोग करना चाहते हैं, यानी पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो भी ब्याज चुकाना होता है वो ब्याज की दरों के पहले बात की जानकारी दे देते हैं। जैसे कि अगर हम विनियोग करते हैं तो विनियोग करते हैं यानी पैसा हम लगा रहे हैं तो हमें कितना ब्याज मिलेगा उसके बारे में जानकारी हमें दे दी जाती है। और ये कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्षों की समय अवधि पूर्ण होती है। इसके बाद लिखा है कि इन बचत पत्रों की 5 या 10 वर्ष की समय अवधि पूर्ण होने पर आवश्यक प्रक्रिया करके किसी भी पोस्ट ऑफिस से परिपक्वता की राशि प्राप्त की जा सकती है। किसान विकास पत्र है। किसान विकास पत्र में विनियोगकर्ता का विनियोजित राशि 100 मास 8 वर्ष और 4 महीने के बाद ब्याज सहित दुगनी भुगतान की जाती है। यानी किसानों के द्वारा जो भी रकम जमा की जाएगी उस रकम का क्या किया गया है, 8 वर्ष 4 महीने के बाद ब्याज सहित क्या होगी, दुगनी भुगतान। अगर मैंने 1 लाख रुपए डाले हैं तो 8 वर्ष 4 महीने के बाद मुझे 2 लाख रुपए की राशि क्या मिलेगी, प्राप्त होगी।
परिपक्वता की तिथि पर आवश्यक प्रक्रिया करके किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप मूल रकम की दुगनी रकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है सार्वजनिक भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। इस खाते की अवधि 15 वर्ष की होती है। इस खाते में वार्षिक आधार पर कम से कम 500 भरे जा सकते हैं, यानी आपको कम से कम वार्षिक आधार पर कम से कम 500 भरे जा सकते हैं। यह खाता 15 वर्ष के पश्चात प्रवर्तमान नियमों के अनुसार अधिकतम 5 वर्षों के लिए कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है, यानी इसका मुख्य जो समय अवधि है वो 15 वर्ष की है। पर अगर आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है तो हर 5 वर्ष इसकी समय अवधि आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हो। 15 वर्ष से पूर्व इस खाते को बंद नहीं किया जा सकता। इस खाते में जमा की गई रकम आयकर गणना के समय आयकर में छूट मिलने पात्र होती है, यानी आईटी रिटर्न के अंदर छूट मिलने में पात्र होती है। यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो खाता धारक के उत्तराधिकारी को यह रकम मिलती है। इसके बाद है पोस्टल बीमा। भारत में आज़ादी से पूर्व कल्याण योजना के रूप में पोस्टल बीमा का प्रारंभ हुआ था। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अतिरिक्त अर्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को ये सेवा प्राप्त करने के पात्र हैं। पोस्टल बीमा में जीवन बीमा के विविध प्रकार की पॉलिसियाँ मिलती है, यानी इस सेवा का उपयोग जो है वो केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इसके अलावा दूसरी सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी भी इसमें अपना जीवन बीमा करा सकते हैं। जिसके कारण क्या होता है, पोस्टल बीमा की सबसे बड़ी विशेषता कम से कम प्रीमियम और पॉलिसी पर अधिक से अधिक बोनस मिलता है, यानी प्रीमियम कम भरने का पर बोनस अधिक मिलता है। इसके बाद है मासिक आय योजना। मासिक मंथली इनकम स्कीम है। विनियोगकर्ता को प्रतिमाह ब्याज की रकम मिल सके, इस उद्देश्य से ये योजना उपयोगी है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से अथवा दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से खाता खुलवाया जा सकता है। ऐसा खाता 5 वर्ष की समयावधि के लिए खोला जा सकता है। आवश्यकता अनुसार एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में खाता स्थानांतरित किया जा सकता है। आवश्यकता हो तो 1 वर्ष के बाद कुछ शर्तों के अधीन विनियोग की रकम वापस ली जा सकती है, यानी आप हर महीने क्या कर सकते हैं, इस पर एक रकम भर सकते हैं और उस पर ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जब भी आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, अपनी रकम को वापस निकाल सकते हैं।